हमारा जो मौजूदा सेटअप है उसकी बुनियादें किस चीज़ पे हैं और वो खड़ा किस चीज़ पे है। सही हो गया। मैं ये अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ इनके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। ये नहीं कि ये आप इसको इग्नोर करें कि ये तो चलो हिस्ट्री है और ये हमें ना भी पता हो तो कोई इशू नहीं है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जो अभी जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ये हमारी बर्रे सगीर की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बहुत अहम पार्ट्स हैं जहाँ से अभी हम शुरू करने वाले हैं। एक सेकेंड। तो आपने तमाम चीज़ों को गौर से सुनना है और समझना है और फिर उनके अगर आप नोट्स लें तो वो अच्छी बात है। एक सेकेंड। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस तो पाकिस्तान पे ही रहेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जी रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने बर्रे सगीर के अंदर किसी न किसी फॉर्म की गवर्नमेंट बनाई। ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, एक सेकेंड, ये जो एक्ट है जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल बनाता है। गवर्नर जनरल की काउंसिल ये एक्ट ये भी बताता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा उस इलाके के अंदर, यानी मोनोपोली होगी उसकी पावर के ऊपर। उसके नीचे एक काउंसिल होगी जिसके 4 मेंबर्स होंगे जो कि डायरेक्टर्स कहलाएंगे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड होंगे। इसी तरह इस एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया, SC, जिसके टोटल 4 जज थे। एक उसमें चीफ जस्टिस और 3 उसके असिस्टेंट्स। ये उस दौर के वर्ड्स हैं, अभी तो उनको भी जज कहा जाएगा। 1774 में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर बर्रे सगीर के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना इंडिया के अंदर, और वो कहाँ बना? बंगाल के अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे आता है, ये MCQs के लिहाज से बहुत अहम है और सवालात के लिहाज से भी बहुत अहम चीज़ है। ठीक हो गया जी। दूसरा जो बर्रे सगीर का सबसे अहम एक्ट है वो है पिट्स एक्ट ऑफ 1784। ये जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इलाके होंगे वो इंडिया कहलाएंगे। यानी आपको ये याद होगा कि इंडिया को या हिंदुस्तान का नाम अंग्रेज़ों ने दिया था, और इसका लिंक जो है वो इंडस के साथ बनता है, इंडस रिवर के साथ, सिंधु के साथ और सिंध से, और फिर वहाँ से हिंदू का वर्ड निकला। ये इसकी जो है इसकी हम ये हिस्ट्री कर सकते हैं, यानी सिंध और सिंधु और उससे फिर हिंदू, यानी जो हिंदू मज़हब है वो भी सिंध के साथ रिलेट करता है। अभी आप देखेंगे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो उसको ज़्यादा गंगा के साथ रिलेट करती है, यमुना के साथ करती है। क्यों? क्योंकि ये वाला इलाका तो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक होगा जी। ये जो एक्ट है ये बताता है कि जो ब्रिटिश इलाके होंगे वो इंडिया कहलाएंगे, और 6 बोर्ड मेंबर्स होंगे जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके 3 मेंबर्स होंगे। पहले वाले एक्ट में 4 थे, 4 - 1 4 - 1 3। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल के टोटल 3 मेंबर्स हो गए। ठीक होगा जी। आपने इस चीज़ को
इसे घबराना नहीं कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, आप बस समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद आगे आता है तीसरे नंबर पे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये कहेगा या ये बताता है कि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड के ऊपर, वो बर्रे सगीर के अंदर ख़त्म हो जाती है। बाकी तमाम कंपनीज जो हैं जो कि ब्रिटिश ओरिजिन हो वो भी बर्रे सगीर के अंदर ट्रेड कर सकती हैं। ठीक होगा जी, ट्रेड ओपन फॉर ऑल। तीसरे नंबर पे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये क्या कहलाता है कि इसमें सेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो पहले गवर्नर जनरल बने इसके अकॉर्डिंग। वो ये जो इंडिया का इलाका था जो कि बहुत थोड़ा था उस टाइम, उसके पहले गवर्नर जनरल बने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये पहली दफ़ा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स हुए इसके अकॉर्डिंग, और गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। इससे पहले जो ब्रिटिश लोग थे जो सिविल सर्विस में थे वो अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ की बुनियाद पर यहाँ पर आते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का चाचा पहले आया तो वो अपने भतीजे को यहाँ पे ले आया, किसी का भतीजा है तो वो किसी और अपने कज़न को यहाँ पे ले आया कि यहाँ के बर्रे सगीर के अफेयर्स को देखा जाए। लेकिन क्योंकि उस टाइम तक बर्रे सगीर बहुत फैल चुका था तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ मेरिट इंट्रोड्यूस किया गया, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना शुरू हुए और जो अभी तक हो रहे हैं और इनका हम भी हिस्सा हैं। यानी 1853 से लेकर 2023 तक हम भी उसी कोशिश में हैं कि हम उस सिविल सर्विस का हिस्सा बन जाएं जो कि 1853 के अंदर बनी थी। उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक जो भी लॉज बने थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बना रही थी। अभी जो आगे लॉज होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे कि देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या किया गया कि काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जो कि इंडिया के अफेयर्स को रेगुलेट करती थी। इसके 15 मेंबर्स थे और मोस्टली अंग्रेज थे। लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये पहले वॉइस राय बने। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है। फर्स्ट वॉइस राय सही होगा जी। दूसरे नंबर पे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। एक सेकंड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये क्या कहता है जी कि जो इंडिया के मकामी लोग हैं उनको नॉन ऑफिशियल के तौर पर ऐड किया जाएगा काउंसिल्स के अंदर, जो कि इससे पहले वाले एक्ट में बनी थी। और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो बनाई जाएगी सेंटर में और प्रोविंसेस में। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम क्या कहते हैं जी, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। इसकी जो इब्तदा है ये बर्रे सगीर में 1861 के अंदर हो गई थी। ठीक हो गया जी। ये एक सेकेंड, मैंने 1861 में इसकी इब्तदा होती है। उसके बाद मद्रास और मुंबई प्रोविंसेस जो हैं उनकी ओरिजिनल पावर्स को रीइंस्टेट किया जाता है।
ओरिजिनल पावर्स मीन्स के वहाँ पे उनको इख्तियारात दिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल की चीज़ें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो हमारे इस स्कोप से बाहर हैं। उसके बाद आगे आता है जी, हम इसको शॉर्ट करते हैं। एक सेकेंड। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, उसके बाद 1852, फिर उसके बाद मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। ये मैंने कई दफ़ा पहले अर्ज की है कि जब क्लास स्टार्ट हो तो सारे लोगों को बैक वक्त शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि बार बार मुझे फिर वो दूसरा टैब खोलना पड़ता है और हमारी जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। इसके बाद आगे आता है मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, या इसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 909 1909 का है। ये एक्ट दोनों एक ही चीज़ है, ये आपने याद रखना है कि ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन होंगे इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो बताता हूँ मैं कि क्या है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको उनकी मज़हब की बुनियाद पर कम्युनिटीज़ की बेस पे रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी असेंबलीज में। सही है। अगर मुस्लिम टोटल पॉपुलेशन का 20% हैं तो उनको 20% सीट्स मिलेंगी, अगर सिख 2% हैं तो उनको 2% सीट्स मिलेंगी। जो कम्युनिटीज़ कम थी उनको सीटें ज़्यादा दी गई। इसे कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन ये होता है कि मेजॉरिटी, तो पहले मेजॉरिटी है वो तो अपने हकूक़ के लिए काम कर सकती है, मिनॉरिटी को आप मौका दें। अब इसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ पाकिस्तान के केस में, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमेशा से चीज़ें अलग अलग चलती आ रही हैं, लेकिन आपने ये एक बड़ी दफ़ा सुना होगा टीवी पे कि 7वां वो जो है NFC वार्ड। अब 7वां NFC वार्ड क्यों ख़ास है, मतलब उसमें क्या ऐसा हुआ कि बाकी सारे, मतलब यही बार बार जिक्र उसका होता है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने 7वां NFC वार्ड दिया। उसमें हुआ ये था कि जो बड़े सूबे थे उन्होंने अपने राइट कुछ परसेंट छोटे सूबों को दिया था, यानी अब उस अवार्ड के अकॉर्डिंग पंजाब ने अपना 1.5 से लेकर 1.8% जो शेयर है वो बलोचिस्तान और KPK को दिया है। सही है। उसकी वजह ये है कि हिस्टोरिकल रिफॉर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसी वजह से PP उसको बड़ा बूस्ट करती है। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स हैं उनको जो उनकी तादाद है उससे बढ़ के वैल्यू मिलती है, क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, जो इलाके बैकवर्ड रह जाते हैं उनको फिर ज़्यादा एम्पावर किया जाता है। इसी तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में भी यही था। फिर उसके बाद आगे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। (1919) का जो एक्ट है उसे कहा जाता है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें क्या क्या था? सबसे पहले बाईकैमरल लेजिस्लेचर, वो मैं बताता हूँ क्या था। प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स, डायरकी, ये मैं आपको सारा एक एक पॉइंट करके बता देता हूँ। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, और फ्रेंचाइज। बाईकैमरल लेजिस्लेचर ये था कि पहली दफ़ा सेनेट और नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब उसको, उसके नाम अलग अलग थे, हम उन नामों में नहीं जाएंगे,
काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली, ये इनके नाम थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन लिस्ट थी पहले, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, एक सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं और तीसरे उसमें थे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो थी जिसमें सूबे और वफाक दोनों मिल के लेजिस्लेशन कर सकते थे, लेकिन जो हमारी 18वीं तरमीम है उसके बाद उसने इसको इस फॉर्म में कर दिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि या हमारे पास प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं या सेंट्रल हैं। ठीक हो गया जी। डायरकी ये थी कि क्योंकि ये अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, उन्होंने दो हिस्सों में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। अब फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान है, ये सूबों में ऐसा था। अब बलूचिस्तान एक सूबा है, उसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी इख्तियारात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर्ड हैं और रिजर्व्ड उसमें फ़र्क क्या है, जो आपके नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदे जब असम्बली में पहुंचेंगे तो जो उनको वजारतें मिलेंगी वो ट्रांसफर्ड होंगी, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सफाई वाला जो बल्दिया है और इस तरह की वजारतें। रिजर्व कौन से थे, पुलिस, उसके बाद डिफेंस, उसके बाद जनाब रेवेन्यू, जो बहुत अहम महकमे थे वो रिजर्व थे, यानी वो सिर्फ अंग्रेज़ों के पास ही रहेंगे। जो गैर अहम महकमे थे वो हिंदुस्तान के मकामी लोगों को दिए गए। ठीक हो गया जी। तो ये इस एक्ट की खास बात थी। फ्रेंचाइज ये थी, फ्रेंचाइज कहते हैं कि कौन बंदा वोट दे सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि जो बंदा 3000 रुपया सालाना हुकूमत को टैक्स देता है वो वोटर बन सकता है। अभी तो ज़ीरो टैक्स पे है ना, कि यानी मैं और आप भी, हम शायद टैक्स नहीं देते तो हम भी अगले इलेक्शन में वोट करेंगे, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग 3000 जो था वो मिनिमम सरमाया चाहिए था या टैक्स चाहिए था। अगर एक बंदा इतना टैक्स देता हो तो वो वोट दे सकता है। सही हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो तकरीबन हमारे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम की किल्लत की वजह से हम डायरेक्ट जंप करते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन पे। सही है जी। बहुत गौर से आपने इसको सुनना है, ये जब तक आप पेपर देंगे, जहाँ तक पढ़ेंगे, जो ट्रेनिंग करेंगे, ये अभी वाली जो चीज़ें हम इसके बाद शुरू करेंगे ये घूम घूम के आएंगी, हमेशा आती रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ये कब बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या था इसमें, क्या इसका सिस्टम था, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे, हम ये हर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है, और इससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास होती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये बताती है कि फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा। अब आते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के पर। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, हम शॉर्ट करेंगे, सिर्फ वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स बात करेंगे जो पेपर में आते हैं। 29 फरवरी 29 फेब 1956 यानी लीप ईयर था, अगला साल जो है वो लीप का है 2024। 29 फरवरी को ये अडॉप्ट किया जाता है असेंबली की तरफ से। सेकंड असेंबली जो थी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फर्स्ट से नहीं, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसको अडॉप्ट करती है, और 23 मार्च 1956 को ये इन्फोर्स्ड हो जाता है, यानी पाकिस्तान के अंदर ये लागू हो जाता है।
अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या क्या? इसके जो टोटल आर्टिकल्स थे वो 234 थे। इसके 13 पार्ट्स थे और 6 इसके स्केड्यूल्स थे। यूनिकैमरल सिस्टम था इसके अंदर। यूनिकैमरल क्या होता है? यानी विफाकी सतह पर एक ही असेंबली थी जिसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। इसके 300 मेंबर्स थे टोटल और 300 मेंबर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। 150 मेंबर्स ईस्ट पाकिस्तान से और 150 वेस्ट पाकिस्तान से। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसके अकॉर्डिंग लागू किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये था कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ज़्यादा थे, सदर के पास कम थे। उर्दू और बंगाली जो थे वो नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई। ठीक हो गया जी। 7 अक्टूबर 1958 को 1958 को ये कॉन्स्टिट्यूशन हजरत सिकंदर मिर्ज़ा ने एबॉलिश कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया 7 अक्टूबर 1958 को। ये चला सिर्फ 23 मार्च 1956 से लेकर ये तकरीबन 2 साल और कुछ महीने। उसके मुकाबले में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में बना था और अभी तक चलता आ रहा है। सही हो गया। आगे आता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। 17 फरवरी। कैमरा का क्या मतलब है? हाँ जी, कैमरा का मतलब क्या है? यूनिकैमरल। आप यूनिकैमरल की बात कर रहे हैं। यूनिकैमरल का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है यूनि एक, वन। कैमरल का मतलब चैम्बर होता है, यानी जिसका एक चैम्बर हो। अब जैसे कि बाई कैमरल का मतलब होता है जिसके 2 चैम्बर हो। अभी जो हमारी पार्लियामेंट है इसके 2 चैम्बर हैं, एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है। सही हो गया। तो एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक थी, उसमें सेनेट नहीं थी, सिर्फ नेशनल असेंबली थी। 17 फरवरी 1960 को अयूब खान ने एक कमीशन मुकर्रर किया जिसका पर्पज़ ये था कि पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉड था, उसके अंदर मिस्टेक्स थी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि लोगों की उमंगों के मुताबिक हो। कॉन्स्टिट्यूशन को हाइड कर रहे थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जिनका नाम था शहाबुद्दीन। सही है जी, शहाबुद्दीन साहब। इसके 10 मेंबर्स थे इस कमीशन के। अब इनकी तादाद ऐसे की गई कि 5 मेंबर तो 5 मेंबर, 5 वेस्ट पाक से और 5 ईस्ट पाकिस्तान से, यानी इक्वलिटी दी गई मेंबर्स को। 6 मई 1961 को इस जो ये कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट पेश की प्रेसिडेंट को। ठीक होगा जी। इस रिपोर्ट के बाद एक टेक्स्ट तैयार किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो कि जनवरी 1962 को अप्रूव किया गया। प्रेसिडेंट ने ये टेक्स्ट अप्रूव कर दिया। 1 मार्च 1962 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोमलगेट किया गया और 8 जून 1962 को ये इन्फोर्स हो गया। इन्फोर्स का मतलब ये है कि इस पे अमल दरामद होना शुरू हो गया। इसमें था क्या क्या? इसके अंदर जी 250 आर्टिकल्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 250 आर्टिकल्स थे। पहले वाले के अंदर कितने थे? 234। आपने कंपैरिजन ज़हन में रखना है, बार बार पेपर के अंदर आता है, आपने भूलना नहीं है इस चीज़ को। ये वाले आपको फैक्ट्स ज़बानी याद होने चाहिए हर सूरत में। ये जी 1962 की बात हो रही है, ये 1956 की बात हो रही है। 234 आर्टिकल्स है इसके अंदर।
और इसके बाद सॉरी 250 आर्टिकल्स थे, उसके अंदर 230 थे, ये ऊपर मैंने लिख दिया इसको। इसके 12 पार्ट थे, उसके 13 पार्ट थे, सही हो गया। इसके 3 स्केजुअल्स थे, उसके 6 थे। ये इसकी बेसिक समरी बनती है। इसके अंदर भी यूनिकैमरल था, इसके अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। अब इसकी थोड़ी सी तफसील में चले जाते हैं। इसके अंदर जी कौमी असम्बली के जो मेंबर्स की तादाद रखी गई वो पहले बहुत कम थी, क्योंकि बिल्कुल एक ऐसे प्रेसिडेंट के दौर के अंदर ये आया था जो कि फौजी। 3 और 6 क्या है सर जो एंड में आपने बताए? ये तो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नीचे ये इसके स्केजुअल्स हैं, शेड्यूल भी कहा जाता है, स्केजुअल्स भी कहा जाता है, ठीक होगा जी। इसमें नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स थे ना वो पहले 157 रखे गए, बड़े ऑड नंबर थे, बाद में चेंज करके उसको फिर 208 कर दिया गया, सही है। 208 कहीं पे आता है और कोई रावी उसको 157 लिखते हैं, ये आपने पेपर के अकॉर्डिंग देख लेना है। पहले ओरिजिनली 157 थे। इसमें ये था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर तमाम पावर जो है वो एक सदर के पास हो, जैसा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है या तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं एग्जिस्ट करता। कैबिनेट जो है वो नेशनल असेंबली से नहीं चुनी जाती, बल्कि कैबिनेट वो उन लोगों पर मुश्तमिल होती है जिनको प्रेसिडेंट चुनता है, वो उसके सवाबदीदी इख्तियारात के पर मुनसर है, यानी उसकी डिस्क्रेशन है, वो अपने डिस्क्रेशन से उनको डिसाइड करता है कि किसको चुनेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिस्टम, उसमें प्रेसिडेंट होगा जो कि मिनिमम 35 ईयर्स का होगा। ये आप नंबर याद रखने। अभी यहाँ पे मैं जो भी अर्ज कर रहा हूँ ये एक एक चीज़ जो है ये MCQs के लिहाज से फंडामेंटली इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पे जो एक एक फैक्ट रिपीट हो रहा है ये हज़ार दफ़ा पेपर में आ चुका है, हर किस्म के पेपर में। उसके लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, सही हो गया जी। उसके बाद ये था कि यहाँ पे इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं थोड़ा सा उस पर भी नज़र करते हैं। 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स बनाए गए। उस दौर का जो मीडिया था वो उसको बेकस डेमोक्रेट भी लिखता रहा, यानी इनका कोई चारा ना हो, लेकिन इंग्लिश में उसको बेसिक कहते हैं। तो वो एज अ टाउंट या एज अ जोक या एज अ मीम उनको बेकस डेमोक्रेट्स भी कहते थे। ये जी क्या थे? बेसिक डेमोक्रेट्स ये थे कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं या मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ, हम मोहल्ले के काउंसलर को मुंतखब करेंगे। काउंसलर यहाँ पे 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 लोग मिलके एक काउंसलर चुनेंगे और ऐसे ये एक काउंसलर बनेगा। अब 80,000 इस तरह के मेंबर्स बनेंगे जो मिलके प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे, सही है जी। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन यहाँ पर होगा, हमारा वोट प्रेसिडेंट के लिए नहीं होगा बल्कि हमारे बिहाफ पे कोई बंदा वोट करेगा। आप ये नाइंसाफी देखें कि हमारे वोट की हैसियत ही ख़त्म हो गई थी उन इलेक्शंस में, सही हो गया जी। आगे क्या है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कहते हैं कि सदर को निकाला कैसे जा सकता था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये शिक रखी गई थी कि सदर को निकाला जा सकता है। कम अज कम असम्बली का 1/3 जो तादाद है, यानी 157 का 1/3 जो है वो एक रेजोल्यूशन मूव करेगा सदर को निकालने के लिए, और उसमें से 3/4 यानी 3/4 लोग अगर इसको पास कर देते हैं इस रेजोल्यूशन को, तो ये प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट है वो अपने ओहदे से निकल जाएगा, सही हो गया, उसको इम्पीच होना कहते हैं। लेकिन अगर कहाँ पे थे, हाँ सेम हम थे इनडायरेक्ट इलेक्शन पे। आप इस तरह कीजिएगा ना कि उस पर तो मैंने 7-8 मिनट बात की, आप काइंडली रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, वो बड़ी तफसील से सारी बात है, वो तो फिर सारा जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिपीट करना पड़ेगा। आप काइंडली रिकॉर्डिंग को ठीक है, क्योंकि वो सारा फिर ये वो बड़ी तफसील से सारी बातें घुमानी पड़ेगी एक दफ़ा, तो बाकी वो फिर बाकी क्लास का टाइम बहुत कम बच जाएगा, वो 7-8 मिनट की बात है। अच्छा, तो अब हम आते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रिएट किया गया, आपने डेट्स को लाजमी याद रखना है, इसमें डेट्स बहुत अहम है। 20 अक्टूबर 1972 को ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होता है। रेटिफिकेशन रेटिफाइड ऑन 19 अप्रैल 1973, इफेक्टिव या इन्फोर्स्ड 14 अगस्त से 14 अगस्त 1973। ये 3 डेट्स आपने नहीं भूलनी। इसमें क्या क्या था जी, 12 पार्ट्स, 280 आर्टिकल्स, 5 स्केड्यूल्स, ये इसके अहम चीज़ें थी। एक मैं टेबल बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंशाल्लाह आपको इजीली इससे कुछ समझ आ जाएगा। ये आपने इंफॉर्मेशन भूलनी नहीं है, बार बार पेपर में आती है। 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स, 6 स्केड्यूल्स, 250 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स, इसके भी 12 पार्ट्स, 3 स्केड्यूल्स, 5 स्केड्यूल्स। ये आर्टिकल्स, पार्ट्स और ये जी क्या है, स्केड्यूल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होता है। रेटिफिकेशन रेटिफाइड ऑन 19 अप्रैल 1973, इफेक्टिव या इन्फोर्स्ड 14 अगस्त से 14 अगस्त 1973। ये 3 डेट्स आपने नहीं भूलनी। इसमें क्या क्या था जी, 12 पार्ट्स, 280 आर्टिकल्स, 5 स्केड्यूल्स, ये इसके अहम चीज़ें थी। एक मैं टेबल बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंशाल्लाह आपको इजीली इससे कुछ समझ आ जाएगा। ये आपने इंफॉर्मेशन भूलनी नहीं है, बार बार पेपर में आती है। 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स, 6 स्केड्यूल्स, 250 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स, इसके भी 12 पार्ट्स, 3 स्केड्यूल्स, 5 स्केड्यूल्स। ये आर्टिकल्स, पार्ट्स और ये जी क्या है, स्केड्यूल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन थी। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। जो हमारा अभी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। उसको डिटेल से पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बहुत पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप ये पेपर दे रहे हैं तो आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए
आपको सारी चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए। इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें, यानी उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं और वो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उस पे हम कल बात करेंगे। आज वाली क्लास के अंदर हमारा जो अभी लास्ट टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। इसमें मैं एक टाइमलाइन बता देता हूँ जिसके बारे में क्वेश्चंस बार बार आते हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में से। हम एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ये टाइमलाइन आपने कभी नहीं भूलनी। जब तक जान है तब तक जहान है। इसी तरह से जब तक आपने पेपर देने हैं तब तक ये टाइम टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। पार्टीशन प्लान अनाउंस करना। पार्टीशन प्लान अनाउंस होता है जी 3 जून को, 3 जून 1947 को। ठीक होगा जी। इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड, थोड़ा तेज तेज चलेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये आपने याद रखना है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट से नहीं। 18 जुलाई, यानी क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होंगी पार्टीशन की वो अनाउंस हो गई। पार्टीशन प्लान आ गया, फिर ये इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली केम इनटू बीइंग। आपने अल्फाज पर तवज्जो रखनी है। 26 जुलाई 1947, ये वो दिन था जब पाकिस्तान की पहली असेंबली बनी। इसका इजलास कब हुआ, किसने सदारत की, कौन प्रेसिडेंट बना, किसने क्या हलफ लिया, वो बाद की बातें हैं। ये असेंबली की बनने की डेट है। इनॉग्रल सेशन यानी पहला जो सेशन है वो कब हेल्ड हुआ, 10 अगस्त को। यहाँ से डेट्स कॉम्प्लेक्स होंगी, इसको आपने नहीं बोलना। पहला सेशन होता है कायदे आज़म एज प्रेसिडेंट। कायदे आज़म एज प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, असेंबली, ये नहीं बोलना आपने, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है जी। कायदे आज़म असेंबली के प्रेसिडेंट थे, मुल्क के गवर्नर जनरल थे। 11 अगस्त को कायदे आज़म असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये 12 अगस्त को बनती है, यानी पाकिस्तान बनने से 2 दिन पहले। लेकिन असेंबली ने काम पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि असेंबली के पास मैंडेट था 1945 और 46 के इलेक्शन वाला। असेंबली के लोग तो वहाँ से चुने हुए थे, तो इसने पाकिस्तान बनने का इंतज़ार नहीं किया, पहले ही काम करना शुरू कर दिया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर सेरेमनी, यानी पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त को। सही हो गया जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो मैंने इससे पहले बात की हुई है, मार्च। अब यहाँ से काम स्लो हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में ये हिस्टोरिकली होता रहा है। होना ये था कि यहाँ से काम तेज़ होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
यहाँ से पाकिस्तान का काम स्लो होना शुरू हो गया। इसके बाद आगे मसाइल ही मसाइल है। 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई जाती है। ये सारी डेट्स बहुत अहम हैं, भूलनी नहीं आपने। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनती है 12 मार्च को भी। उसके बाद रिपोर्ट आती है इस कमेटी की, रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ये इसको आप यूं रिपीट कर रहे हैं, रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी 22 दिसंबर 1952। आप देखें, जैसे मैंने अर्ज किया था कि यहाँ से काम लेट होगा। एक कमेटी रिपोर्ट बनाने में 3 साल ले जाती है। इसी असना में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स हुए 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ पे काम खराबी की तरफ चला जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट असेंबली, पहली असेंबली डिसॉल्व हो जाती है बगैर कुछ किए 24 अक्टूबर 1954 को। ये डेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अहम है, बहुत अहम है। आप ये मज़ाक़ा खेज़ चीज़ देखें, असेंबली डिसॉल्व हो गई, असेंबली ने कुछ किया नहीं, मगर सीन ये होता है कि असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन भी नहीं होते। सूबाई असेंबलियों के मेंबर्स मिल के एक नई असेंबली क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान एक्ट पास, सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सेकंड असेंबली के लिए। मई 1955, तकरीबन 1 साल लग जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होने में। फिर वो 3 डेट्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो जो पहले मैंने बताई हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल होता है, ख़त्म होता है, मार्शल लॉ इम्पोज होता है 7 अक्टूबर 1958 को बाय सिकंदर मिर्जा। सही होगा जी, सिकंदर मिर्जा मार्शल लॉ इम्पोज करता है। अयूब खान जो हैं वो CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं। बात आपने याद रखनी है, अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज नहीं किया था, सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ इम्पोज किया था। मैक्सिमम स्टूडेंट से ये गलती होती है कि मार्शल लॉ किसने इम्पोज किया, तो वो डायरेक्टली अयूब खान लगा देते हैं। अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज नहीं किया था, उसके बिहाफ पे सिकंदर मिर्जा ने किया था। सही होगा जी। बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर पास होता है अयूब खान के अंडर। ये ऑर्डर आता है 27 अक्टूबर 1959 को। सही हो गया जी। फर्स्ट बेसिक डेमोक्रेसी इलेक्शन, पहले इलेक्शन होते हैं जनवरी 1960 के अंदर, जिसमें इन इलेक्शन में वो 80,000 वाला मॉडल इम्प्लीमेंट होता है कि 80,000 लोग होंगे। अयूब खान पहली दफ़ा सदर मुंतखब होते हैं, फर्स्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट बनने के लिए अयूब खान का इलेक्शन होता है जी 14 फरवरी 1960 को। 5 साल के लिए वो सदर बन जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, क्योंकि ये मॉडल उसने इसलिए दिया था ताकि वो खुद बार बार इलेक्ट होता रहे। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर नेशनल असेंबली, ये तीसरी नेशनल असेंबली आती है। पहली 2 आपको मैंने बताई, पहली जो पाकिस्तान बनने से पहले बनी थी, फिर दूसरी इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और तीसरी ये। इसका इलेक्शन होता है 1 मार्च 1962 को। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑफ थर्ड असेंबली, ये 8 जून को इसका पहला सेशन होता है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होता है। सही, आगे चलते हैं तेजी से। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते हैं उसी मॉडल पे। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये 2 जनवरी 1965 को होते हैं। ये फातिमा जना
और अयूब खान के दरमियान होते हैं। इन इलेक्शन में चाहे कायद-ए-आज़म भी होते, वो भी अयूब खान से नहीं जीत सकते थे, क्योंकि 80,000 लोगों ने वोट करना था, बाकी लोगों को तो वोट की अहमियत ही नहीं थी। आप इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें कि फातिमा जनाब चाहे जितना मर्जी कंपेन करती, चाहे कायद-ए-आज़म होते, कोई भी होता, जिस बंदे के पास पावर थी, इलेक्शन उसी ने जीतने थे, क्योंकि 80,000 लोगों को खरीदना आसान है बनिस्बत 8 लाख या 8 करोड़ लोगों को। आप ये करें, इसको ऐसा समझें कि अभी काकड़ ये अनाउंस करे कि मैं एक ऐसा मॉडल लेके आ रहा हूँ, तो उसके बाद 80,000 लोग मुझे वोट करेंगे और आर्मी की उसकी सपोर्ट हासिल हो, तो चाहे फिर नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी मिल भी जाएं, तो वो काकड़ से इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 80,000 लोगों को तो खरीदना बहुत ईजी है ना। आप उनको पुलिस के डर से, फौज के डर से, किसी के डर से धमका सकते हैं। जिस बंदे के पास पावर हो वो 80,000 लोगों को बड़ा इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद आता है जी मुजीब के 6 पॉइंट्स आ जाते हैं, 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब। ये कब आते हैं? 5th of February 1966। सही हो गया जी। सेकेंड मार्शल लॉ इम्पोज होता है 2 मार्च 1969 को। पहले जनरल इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन होते हैं 7 दिसंबर 1970 को। 1947 से लेकर 1970 तक इस मुल्क में एक दफ़ा भी पॉपुलर इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे। वो पहले, और कहा जाता है कि शायद आखिरी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे, और इतने ट्रांसपेरेंट थे कि उन्होंने मुल्क तोड़ दिया। सही हो गया जी। उसके बाद मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाता है वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। याह्या खान रिज़ाइन करता है 20 दिसंबर 1971 को। पावर जो है वो भुट्टो के पास चली जाती है। अब वो दरमियान में बहुत शोर वाली स्टोरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5वीं असम्बली इलेक्शन, 5th नेशनल असम्बली आती है। उसका पहला इजलास जो है वो 14 अप्रैल 1972 को होता है। वो ये असम्बली होती है जिसके इलेक्शन 1970 में हुए थे ना। दरमियान में तो पूरा साल जंग के अंदर गुजर गया। ये 1971 का साल जंग के अंदर गुजर गया, फिर इसका इजलास नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान टूट गया, तो इसका पहला इजलास 1972 में आकर होता है। सही हो गया जी। इसमें इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 17 अप्रैल को पास हो जाता है। इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि 62 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही चलता रहता है। याह्या खान जो है माशाल्लाह, अच्छा 20 अप्रैल को 1972 को याह्या खान का माशाल्लाह इलीगल डिक्लेयर हो जाता है। सही होगा जी। उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 31 दिसंबर 1972 तक तैयार हो जाता है। फिर असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। 10 अप्रैल को असेंबली की तरफ से पास होता है। 12 अप्रैल को प्रेसिडेंट उसे पास करता है। प्रेसिडेंट उस टाइम आपको याद होगा भुट्टो थे। भुट्टो पास करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। 10 अप्रैल को असेंबली पास करती है और भुट्टो उसको असेंट देते हैं, यानी उसको मंजूरी देते हैं। असेंबली का पहला सेशन जो सेनेट का है वो पाकिस्तान में होता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1973 को सेनेट का पहला सेशन होता है। 14 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो जाता है। और फिर उसके बाद 10 जनवरी 1977 को भुट्टो साहब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं ताकि नए इलेक्शन हों। नए इलेक्शन होते हैं और नए इलेक्शन भुट्टो के लिए आखिरी बनते हैं। 26 मार्च को नई असेंबली आती है।
इस असम्बली को जो उलमा कराम हैं वो मंजूर नहीं करते, वो कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड थे। 5 जुलाई को मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है। जी जी सर, यू आर गोइंग फास्ट। जैसे ही भुट्टो अप्रूव करते हैं, सेनेट फॉर सेशन 6 अगस्त में करता है, उसके बाद क्या होता है? सॉरी मैं मेरे ख्याल में ज़्यादा तेज़ हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ। सेनेट का जो पहला इजलास है वो 6 अगस्त को होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा। 14 अगस्त को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स होता है, जो अभी तक इन्फोर्स है। यानी 14 अगस्त 1973 से लेकर आज की डेट तक 2023 तक यही कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स है। अब ये आपको याद होगा कि जिस असेंबली का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके इलेक्शन 1970 में हुए थे, वो 1972 तक चलती आई थी, 1977 तक। तो अब उसका टाइम गुजर चुका था, असेंबली को तकरीबन 7 साल हो चुके थे। भुट्टो ने ये असेंबली डिसॉल्व कर दी 10 जनवरी को। भुट्टो ने कहा कि नए इलेक्शन होंगे। नए इलेक्शन होते हैं, भुट्टो की पार्टी जीत जाती है, 2/3 मेजोरिटी लेती है। 26 मार्च को असेंबली का पहला सेशन होता है नई असेंबली का। तो उसके बाद उलमाए कराम उस असेंबली को नहीं मानते, मुल्क के अंदर हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी वेव पैदा होती है कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं भुट्टो के मुखालिफ हो जाती हैं। फिर हालात बहुत ख़राब होते हैं, लोग कत्ल होते हैं, हड़तालें होती हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं। तो 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा देता है गवर्नमेंट। सही है जी। एक बुक है पाकिस्तान न्यू हिस्ट्री, बल्कि अभी आपके पेपर नज़दीक हैं, बुक्स के बाद में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है आपके पास। अच्छा, मार्शल लॉ आ जाता है, उसके बाद इस दरमियान में कोई इतना खास काम नहीं होता। एक पीसीओ ऑर्डर इशू करता है ज़ियाउल हक, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर होता है। वो 1981 24 मार्च को ये प्रोविजनल पीसीओ एक ऑर्डर इशू करता है, जिसमें 73 के वो तमाम पावर्स जो प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास थी, वो ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट को दे देता है। मजलिस शूरा बनती है एक, वो जैसे कि मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, वो बिल्कुल एक फजूल किस्म का इदारा था, जिसके अंदर अनइलेक्टेड लोग और इंडस्ट्रियल लोग, वो जो जाके एजेंडा के सपोर्टर लोग थे, उनको चुना जाता है। एंटी-पीपी लोगों को उनको चुना जाता है, रेफरेंडम करवाया जाता है। उसके बाद रेफरेंडम कब होता है? अब आप ये जुल्म चेक करें, रेफरेंडम के अंदर जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था कि ज़ियाउल हक अच्छा है या बुरा है। रेफरेंडम में ये क्वेश्चन था कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत का क़याम चाहते हैं, और क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और एक इस्लामी हुकूमत कायम रहे। इस तरह का एक एम्बिगुअस सा क्वेश्चन था। पूरी दुनिया में जो रेफरेंडम के क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 2 लाइनर्स होते हैं, नहीं तो 1 लाइनर्स होते हैं। इनका आंसर येस और नो में होता है। यहाँ पे आप वो रेफरेंडम का क्वेश्चन पढ़ें तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये प्रेसी का पेपर है, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, और आंसर 2 थे, येस और नो। इस रेफरेंडम के ज़रिए ज़ियाउल हक को पावर मिल गई, इसको 5 साल तक हुकूमत में रहे, यानी 5 वो 89 तक लीगली पावर में रह सकते था। लेकिन फिर अल्लाह के इरादे और थे, और ज़ियाउल हक ने इसको नाबूद किया। उसके बाद क्या होता है जी, नॉन पार्टी इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कब होते हैं, डेट आपने याद रखनी है, 25 फरवरी 1985 को ये इलेक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद एक ऑर्डर आता है, उसे कहते हैं रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर।
ये कब आता है? ये 2 मार्च को आता है। उसके बाद मार्शल लॉ हटा लिया जाता है कब? 30 दिसंबर 1985 को, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए थे, एक ऐसी असम्बली आ गई थी जो ज़िया की फेवरेट थी, तो ऑटोमेटिकली मार्शल लॉ रखने की ज़रूरत नहीं थी और ज़िया को 5 साल का चुप मिल करते। उसके बाद मुशर्रफ का दौर आता है। बाकी सारी चीज़ें हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ी हैं। 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ साहब जो हैं वो मार्शल लॉ मुशर्रफ ने कभी नहीं लगाया। मुशर्रफ जो हैं वो गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं। आपने याद रखना, मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नहीं इम्पोज किया था। मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं पाकिस्तान के 12 अक्टूबर को। उसके बाद मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनते हैं 30 जून 2001 को। इस दरमियान रफीक तारड़ जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और मुशर्रफ जो था वो चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर मुशर्रफ साहब रेफरेंडम कराते हैं। खाना लेके आए हैं? ना, खाना नहीं लाया, मैं लिया। तो फिर ये शापर की दस्तरखान क्यों बनी? तो लेके आया। ले आए? यार मैं भी गया था यार उधर। रेफरेंडम में ये था कि क्या आप पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं